हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। इसमें आपको बेसिकली बताया गया है कि जो अफ्रीका की कंट्री है तंजानिया, वहां का जो प्लेस है वो कैसा है, और दूसरी स्टोरी में बताया गया है न्यूजीलैंड कि वहां का प्लेस कैसा है। जो अगर आप अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो देखेंगे कि रॉकी स्ट्रक्चर है, जबकि न्यूजीलैंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फार्म्स ज्यादा होते हैं, तो शीप रेयरिंग का काम यहाँ पे ज्यादा किया जाता है। तो ये छोटी सी दो स्टोरीज हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है, एक फैक्ट दिया गया है। यहाँ पे क्या फैक्ट दिया गया है, लेट वी सी कि जो हमारी अर्थ है, ओके, अर्थ जो है हमारी, उसके 30% एरिया के ऊपर ही हमारे पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये पूरी अर्थ है, अर्थ का जो 30% हिस्सा है, जो लैंड है 30%, उसी पे ही हमारी वर्ल्ड की कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है, 90% यहाँ पे लोग रहते हैं। लैंड की अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसने कितना 30% जो है वो कवर कर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो सब जगह एक जैसी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप देखें लद्दाख में पॉपुलेशन कम है, दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो लैंड है उसमें बेसिकली आपको टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगी, पहाड़ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, एरिया देखने को मिलेगा, पानी की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि लॉजिंग, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को, लॉजिंग, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगी कि ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग नहीं रहते हैं। प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, नदियां भी देखने को मिलेंगी, वैलीज भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। लैंड का क्या क्या यूज है वो यहाँ पे बताया गया है कि आप लैंड को जो है वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए, जंगलों के लिए, माइनिंग करने के लिए, खदानें खोदने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे जो है वो यूज ऑफ लैंड को जो है वो फिजिकल फैक्टर बताया गया है। फिजिकल फैक्टर क्या है, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसा है, और पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल फैक्टर का, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको जो है वो एज अ फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात की गई है ह्यूमन फैक्टर की। तो ह्यूमन फैक्टर बेसिकली या तो उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है या उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लैंड बेसिकली दो तरह की होती है, एक प्राइवेट लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड होती है। प्राइवेट लैंड, जैसे मैंने कोई जमीन खरीदी है वो मेरी प्राइवेट लैंड है, लेकिन अगर 6 से 7 घर ने मिलकर कोई लैंड खरीदी है तो उसको हम कम्युनिटी लैंड खरीदते हैं। कम्युनिटी लैंड खरीदने का फायदा क्या है कि वहां पर हम चरागाह, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन उगा कर वहां से हम पैसा कमा सकते हैं। इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि पीपल डिमांड करते हैं तो वो ग्रो ज्यादा करना पड़ता है, एरिया ज्यादा यूज करना पड़ता है। जस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा मनी रिलेटेड है। तो यहीं पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरियाज में ज्यादा होती है, अर्बन में कम होती है। ये लिटिल बिट फैक्टर्स है। अब यहाँ पर आप डेवलपमेंट को देख सकते हैं चार्ट 1 में। यहाँ का चार्ट 1 में अगर आप देखें तो कैसा था, चार्ट 2 में कैसा था, चार्ट 3 में क्या हुआ, चार्ट 4 में ये कैसी डेवलपमेंट होती चलेगी, ये आप देख सकते हैं। लैंड कंजर्वेशन, जमीन को कैसे बचाया जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि जंगलों को ना काटें, फॉरेस्ट कवर को जो है वो बढ़ाएं। एरल लैंड्स जो आपका, जैसे आप अभी जानते ही होंगे, रिसेंट न्यूज में भी बोला जा रहा है कि राजस्थान में समुद्र का पानी लाया जाएगा, उस पानी को यूटिलाइज करके वहां पर दोबारा से खेती बाड़ी की जाएगी। तो किसी भी खेत में जो कहते हैं ना खिल नहीं होने देनी चाहिए, वो लैंड यूज होती रहनी चाहिए, ठीक है जी।
आगे यहाँ पे डिग्रेडेशन, लैंड की अगर टूट रही है, बह रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है तो उस चीज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पेड़ पौधे आरोपण जल्दी करना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन और रेगुलेट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज ये कम यूज करने चाहिए। आगे यहाँ पे टॉपिक दिया गया है वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? देखो, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, वो बेसिकली एक ऑनियन टाइप स्ट्रक्चर है। ऑनियन में क्या होता है कि सूख गया, बाहर का छिलका अलग हो गया, फिर सूख गया, फिर बाहर का छिलका अलग हो गया। हमारी अर्थ का जो लैंड है, रॉक है, वो भी वैसा ही है। हो क्या रहा है कि अगर कोई पत्थर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर धूप पड़ रही है, फिर पानी पड़ रहा है। जब इसके पोरस में पानी भर जाता है तो ये जो बाहर वाली परत है ये सूख के अलग होना शुरू हो जाती है। जब ये अलग होके टूट के नीचे गिर जाती है तो धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप लेना शुरू कर देती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से, वहां पर फ्रॉस्ट ठंड की एक्शंस की वजह से, प्लांट एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी ये चीजें होती हैं। इसे कहते हैं वेदरिंग। सॉइल एज यूजुअल आप जानते ही हैं कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो है अर्थ सरफेस की, जहां पर बहुत सारे पत्थर कंकर आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉइल। लैंडफॉर्म्स ही जो है वो सॉइल को डिटरमाइन करते हैं कि कौन से अर्थ के हिस्से में कौन सी तरह का लैंड का जो सॉइल है वो कैसा। कहीं पे ऑर्गेनिक खाद्य मिलेगा, कहीं पे मिनरल ज्यादा मिलेंगे, कहीं पर चट्टाने ज्यादा मिलेंगी, कहीं पर आपको जो है वो वेदर्ड रॉक्स, जैसे मैंने अभी बताया कि पत्थरों से टूट के कैसे मिट्टी बनती है, वो मिलेगा। कहीं पे सॉइल फर्टाइल होगी, कहीं पे सॉइल जो है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होगी। आप यहाँ पे केस स्टडी कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स, और बीइंग हिमाचली आप तो हर साल ये न्यूज में सुनते ही होंगे। सो ये सॉइल प्रोफाइल का थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर, सो यू कैन वेट एंड आप इसे आराम से स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेजर फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। पेरेंट रॉक, देखो एक जो पत्थर है बहुत बड़ा सा, वो क्या है? पेरेंट रॉक है। वो किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी टेक्सचर का हो सकता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे, उसके मिनरल्स अलग होंगे, उसके परमेबिलिटी अलग होगा। रिलीफ, वो कितने एल्टीट्यूड पर है, स्लोप के ऊपर है, वो सारी चीजें। फ्लोरा, फ्योना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी ह्यूमस बताती हैं उस चीज की। आगे क्लाइमेट की बात की गई है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। टाइम की बात की गई कि वो कितना ज्यादा टाइम इन चीजों में लेता है। आगे यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन, क्यों डिग्रेडेशन हो रही है, तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं और आप इनको जो है वो एज अ फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो आप मुल्चिंग में देखेंगे क्या हो रहा है कि बेयर ग्राउंड्स हैं प्लांट के बीच में, जिनमें लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो होते हैं, और ये मिट्टी को, मतलब एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, बीच का जो लैंड है उसमें छोटे छोटे से पेड़ पौधे होंगे जो मिट्टी को बहने नहीं देंगे, उसे कहेंगे मुल्चिंग। कॉन्ट्योर फार्मिंग, स्टोन, ग्रास, सॉइल ये यूज की जाती है बैरियर्स बनाने के लिए। तो ट्रेंचेस मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स कलेक्शन। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये हमारा गार्डन है, यहाँ पर एक हमने धनिया बीज दिया, तो बीच में हम उसके ना एक रीड बना देते हैं ऐसे करके, मिट्टी ऊपर करके, जहाँ पे बहुत पत्थर भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, सब कुछ होता है, तो एक तरह से बैरियर क्रिएट कर दिया। इसको कहते हैं कॉन्टूर फार्मिंग। रॉक डैम्स आप बना सकते हैं, फ्लो जो स्लो डाउन करेगा फ्लो वाटर को, और इसकी वजह से जो है वो पानी, तेज बहाव से जो पानी आता है और उसकी वजह से नुकसान होता है वो नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है टेरेस फार्मिंग। व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? क्या चीज होती है टेरेस फार्मिंग? सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रॉड फ्लैट स्पेस है टेरेस का, स्टीप स्लोप्स के ऊपर या फ्लैट सरफेस के ऊपर, जहां पर आपको बहुत सारी क्रॉप्स देखने को मिलेंगी। ये आपका सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करता है। इंटरक्रॉपिंग, हर साल बदल बदल के आपको जो है फसलें बीजनी चाहिए। कॉन्ट्योर प्लोइंग, हिल्स के पैरेलल में, कॉन्ट्योर प्लोइंग हिल्स के पैरेलल में नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर जो है वो आपने बनाना है। शेल्टर बेल्ट्स क्या हुई? कोस्टल और ड्राई रीजन में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, ये आप देख सकते हो, जिसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टेरेस फार्मिंग क्या चीज हुई। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग एंड दिस इज कॉल्ड कंट्योर फार्मिंग। एक यहाँ पे बेस है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे बेस है, इस तरह के जो है वो चीजें बनाई गई होती हैं। सो यहाँ पे कुछ आप एक्टिविटीज दी हैं वो दे सकते हैं। वाटर,
वाटर एक आपका जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और ये अर्थ के थर्ड फोर्थ, मतलब अगर एक हिस्से में यहाँ पर लैंड है तो उसके 3 हिस्से में क्या भरा हुआ है, वाटर। आगे बोला है कि अर्थ सरफेस जो है वो कवर करता है इतना 3.5 बिलियन ईयर बैक सारी घटनाएं घटित होती हैं। ओशियन जो है वो 1/3 अर्थ को जो है वो कवर कर लेते हैं। रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ओशियन वाटर सलाइन होता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता। अगर आप देखें तो फ्रेश वाटर जो है वो 2.57% ही है और 70% जो है वो आइस शीट में जो है वो बंधा हुआ है ग्लेशियर्स में। और ये आपका जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटार्क्टिका है, आपका ग्रीनलैंड है या माउंटेन रीजन्स है, वहां पर आपको आइस शीट और ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। वो कितने परसेंट है? 70%। इस लोकेशन की वजह से 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल होता है ह्यूमन के यूज के लिए, इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, ये छोटी सी जो है वो स्टोरी यहाँ पे बताई गई है कि किस किस तरह से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ड्रिपिंग टैप वेसल्स क्या होते हैं, साथ में 1975 में ह्यूमन को कंजप्शन कितना था, दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कि ड्रिंकिंग के लिए आप कितना यूज करोगे, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, तो आपने टोटल कितना बना लिया। तो इस तरह से आपको पता रहता है कि कैसे आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक्टिविटी भी बना सकते हैं कि वाटर का जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है और सेव वाटर कैसे आप बना सकते हैं। ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड, क्रैश क्रॉप्स के लिए, सब चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड, वो यहाँ पे बोला गया है कि अफ्रीका हो, वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो या वेस्टर्न यूएसए, ये सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई रहता है, जबकि भारत एक ऐसा देश है कि वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो बराबर पहुंचती है। पानी को बचाना बहुत जरूरी है, तो उसमें बताया गया है कि केमिकल्स को ना बहाएं, सीवेज सिस्टम ठीक करें, पॉल्यूशन ना करें, पानी में नाइट्रेट्स, मेटल, पेस्टिसाइड्स को ना मिलाएं। एज यूजुअल आपको पता ही है कि कितना ज्यादा गंदी हो रखी हुई है हमारी यमुना नदी, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जो है काफी ज्यादा उसमें सुधार देखने को मिला है। केमिकल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ह्यूमन के पास भी ये पानी से थ्रू पहुंचते हैं। जैसे कई बार ह्यूमन बॉडी में कैंसर जो प्रॉब्लम आ रही है, स्टोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी सिचुएशंस आप यहाँ से देख सकते हो। इरिगेशन के लिए कैसे यूज होता है पानी, ड्रिप सिस्टम क्या चीज होती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो कुछ मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं जिससे पानी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो क्या क्या मेथड्स यहाँ पे प्रॉपर्ली बताए गए हैं। वन स्प्रिंकल, ये आप देख सकते हो किस तरह से पानी आप फेंक सकते हो। ड्रिप सिस्टम, यानी एक एक पौधे के पास जो है वो ड्रिप लगाई गई होगी। और यहाँ पे ये देखिए ड्रिप सिस्टम भी बोल सकते हैं, इवेपोरेशन सिस्टम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के यहाँ पे बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे फिर से एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बात हुई है इकोसिस्टम की। व्हाट इज इकोसिस्टम? यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म। ये आपका जो है वो सिल्क वॉर्म है, कुकून जिसे आप बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पर बायोस्फीयर की बात की गई है। व्हाट इज बायोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो ये 3 चीजें यहाँ पर लिविंग एरिया बनाती है, जहां पे पानी भी है, ह्यूमन के पास लैंड भी और हवा भी है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। उसके आसपास के एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में वेजिटेशन भी आती है, वाइल्ड लाइफ भी आता है, तो वो सारी चीजें आती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंसान ही रहता है, यहाँ पे जानवर, प्लांट्स, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। वल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो है वो किडनी फेलियर शॉर्टली जो है वो मर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको देखने को क्या मिलेगा? डिक्लोफिन और पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन, और ये जो यूज किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पे घटनाएं आप देख सकते हो। क्रॉप्स यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो ब्रह्म कमल की यहाँ पे बात की गई है। तो एसेंशियल ग्रोइंग क्रॉप यहाँ पे बहुत सारी हैं, शेल्टर बेल्ट में आपको देखने को मिलती हैं। फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको।
वाइल्ड लाइफ में बेसिकली इतना बस ध्यान रखना कि आपको बहुत सारे पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया जैसे मैं देती हूँ कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें बेसिकली ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट के बारे में ही बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह के रीजन में किस तरह का जो है वो पाइथन फॉरेस्ट वगैरह बताया गया है। ये आपकी जो है वो डायग्राम है, कोलाज बनाया गया है, मेड बाय स्टूडेंट्स। तो ये कंबाइंड, ये जो आपका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो इसमें आप सारे पॉइंट्स जो है वो ऊपर वाले लिख सकते हो कि क्यों यहाँ पे ज्यादा ये जरूरी है। यहाँ पे पूरा चीजें बताई गई हैं कि वन महोत्सव क्या चीज होती है, सिटीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिटीज आपका क्या हुआ, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, जो भी इंडेंजर स्पीसीज है, खत्म होने के कगार पर हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस। सो इससे रिलेटेड अगर आपने इसको प्रैक्टिकली पढ़ना है और देखना है तो उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसमें मैप्स का यूज ज्यादा करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज हमारी रहती है। सो गाइज, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।